वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं, दिष्ट धारा से आप क्या समझते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, दिष्ट विद्युत वाहक बल, ये सारी बातें की थी। साथ साथ मैंने आपको डायनामो का सिद्धांत भी बताया था, जनरेटर का सिद्धांत भी बताया था। यस और नो? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर हैं, राइट? है ना? अच्छी बात है। अब हम लोग वापस स्टार्टिंग पे आते हैं। ध्यान रखना इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन होते जाए वहीं के वहीं टिक मारते जाना, कोई भी चाहे क्वेश्चन हो चाहे नोट हो, वहीं के वहीं टिक मारते जाना। क्लियर? अब मेरी आगे की बात सुने। कल हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा था, तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं दिष्ट धारा कहलाती है। फिर आपने बोला वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, और वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं दिष्ट विद्युत वाहक बल। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। और साथ साथ हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूं, अथवा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकता हूं। जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? क्या मैं उम्मीद करूं कि यहां तक हमको सारी बातें क्लियर हैं? बोलो भैया। यहां तक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अब मैं आपसे आगे की बात कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा सब लोग। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ रखा है, 4 और 5 भी आपको पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको आवर्तकाल और आवर्ती पढ़ाए थे, याद है आपको? किसी भी वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल की एक परिभाषा और पढ़ी थी आपने, आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं, बताया था। वही परिभाषा यहाँ दोबारा आएगी। कैसे आएगी अभी देखेंगे हम लोग। पिछले चैप्टरों में हमने आवृत्ति भी पढ़ी थी। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या फिर आपने पढ़ा था आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। ये सब बातें हम लोगों को क्लियर है ना? चलो अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने कोई भी चीज जब घूमती है तो कल आपने एक सूत्र पढ़ा था, कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, पता है आप सभी को? आपने ये बताओ v बराबर V0 साइन ओमेगा टी लिखा है, तो ये चीज क्या है? ये क्या है? ये थीटा ही तो है, कोण ही तो है। क्योंकि आप देखो ना, देखो इधर रफ वर्क कर रहा हूं, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो t तो ये लिखा, ओमेगा की जगह अगर थीटा अपॉन टी लिखूंगा तो t से t कट जाएगा, थीटा ही बचेगा। तो यानी ये ओमेगा टी कहीं ना कहीं थीटा ही है। सही बोल रहा हूं? अच्छी बात है। अगर सही बोल रहा हूं तो आप बताओ मुझे, अगर ये साइन थीटा है और हमने ये पढ़ा है कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, बोलो भैया, और न्यूनतम मान -1 होता है। आपने मैथमेटिक्स में डोमेन रेंज पढ़ी होंगी साइन थीटा की, प्रांत और परिसर, है ना? पढ़ा है ना? अच्छी बात है। इसमें साइन आ रहा है, साइन साइन कर्व कैसा होता है मालूम है आपको? मैथमेटिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा साइन कर्व, नहीं मालूम? मैं बताता हूं, समझना बस ध्यान से। आप तो पहले तो जो रटने वाले हैं वो घोंट के पी जाएं इस बात को। साइन कर्व ऐसा होता है, मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको साइन कर्व बोलते हैं, बस बिल्कुल घोंट के पी जाएं, ठीक है? जो रटने वाले हैं, समझने वाले अब समझो ये क्यों है ऐसा, ठीक है? साइन आ रहा है? चलो जरा बताओ, जरा हो जाओ शुरू। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आप सब लोग जानते हो 1/2। मैं 1/2 नहीं लिख रहा हूं, 1 में 2 का भाग लगा दूंगा, 0.5 आ जाएगा, डायरेक्ट 0.5 लिख दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? चलो साइन 45 डिग्री बताओ। 1/√2, 1/√2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.707।
मैंने केवल 0.7 लिख दिया। क्लियर? साइन 60 डिग्री √3/2, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 0.8 समथिंग आएगा। साइन 90 डिग्री 1। क्लियर है? बोले भैया। अच्छा, 90 से ऊपर की वैल्यू निकालना भी आपको आती होंगी, हाँ, मैथमेटिक्स में आपको सिखाई गई होंगी। अब मैं डायरेक्ट, अब मैं ये छोटे, अब यहां से आप यहां तक ऑब्जर्व कीजिए, कुछ खास बात ऑब्जर्व हो रही है आपको? क्या ऑब्जर्व हो रही है? हैं? धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद अगला, जैसे ऐसे आते जाएंगे तो 90 के बाद अब मैं सीधा डायरेक्ट 180 डिग्री रख रहा हूं। ठीक है, बीच में और भी वैल्यू होंगी। आप देखो थीटा की वैल्यू बदलते जा रहे हो, 0, 30, 45, 60, 90। बोलो भैया। ऐसे ही साइन 180, साइन 180 का मान कोई बता सकता है कितना होता है? टिंडे 0। साइन 180 का मान 0 निकाल के देखना, आपको पता चलेगा। क्लियर है? साइन 180 0। 180 के बाद साइन 270, 270 कितना होता है? मैं बता रहा हूं, -1। क्लियर? और साइन 360 डिग्री 0। क्लियर? ये सब साइन की वैल्यू रख रहा हूं मैं। साइन 0 0, साइन 30, ये तो आपने देखा यहां से यहां तक बढ़ा। 90 के बाद साइन 180 रखा 0, साइन 270 रखा -1, साइन 360 रखा 0। ऐसे ही और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सारी चीजें गई तेल लेने। मैंने पिछले वीडियो तक आपको ये बताया था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे, आवर्तकाल और आवर्ती। आवर्तकाल चूंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है जी, 4 और 5 पढ़ाया था ना, तो वहां आवर्तकाल और आवर्ती बताया था। आवर्तकाल में आपने बोला था किसी भी वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। या फिर आपने पढ़ा था आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। आओ इधर आओ, ये मैंने प्रत्यावर्ती धारा बना, चाहे इसे प्रत्यावर्ती धारा बोल दो, चाहे प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण बोल दो। प्रत्यावर्ती विभव ये, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी कल आपने देखा था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। बोलो भैया। तो फिलहाल मैं इसे विभव का समीकरण मानना हूं। ठीक है, तो आप गौर से देखिए, ये विभव हो गया यहां पर, और समय के सापेक्ष ये समय हो गया। अब आप गौर से देखिएगा, यहां पर ये विभव का समीकरण यहां से शुरू हुआ और ये ऐसे कहानी पूरी ग्राफ ऐसे ही तो आ रहा है। आप मुझे बता सकते हैं इसमें एक चक्कर कहां पर खत्म है? यहां से शुरू हुआ तो एक चक्कर यहां खत्म है, यहां खत्म है, यहां खत्म है, यहां खत्म है। एक चक्कर कहां खत्म है? यहां। फिर तो ये नीचे की तरफ भी तो जा रहा है। आप एक चक्कर वहां खत्म होगा जहां से प्रोसेस दोबारा से सेम तरीके से रिपीट हो। अब बताओ, जहां खत्म है एक चक्कर, जहां खत्म है एक चक्कर है, क्योंकि यहां पर खत्म है। अब उसके बाद देखो यही प्रोसेस, यही डिजाइन फिर दोबारा बनेगा, फिर यही डिजाइन दोबारा बन जाएगा, फिर और बन जाएगा। बोलो भैया ये सर नो। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जो समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? आवर्तकाल। बोलो भैया, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ये एक चक्कर हो गया, और एक चक्कर में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। इसका सूत्र आपने एक और पढ़ा था, आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। बस ये याद होना चाहिए, जाते ज्यादा मुझे उम्मीद ना है। क्लियर है? फिर आपने आवृत्ति पढ़ा था, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, है ना? 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या फिर आपने एक और सूत्र पढ़ा था, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। अगर इसको इधर ले आऊंगा तो एफ इधर आ जाएगा, तो इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ बराबर 1/t। यस और नो? जो बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बता दो, यहां से यहां तक पहुंचने में आप एक चक्कर कह रहे हो, तो ये कितना चक्कर है? आधा चक्कर है ये। तो बताओ फिर यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? यहां तक का बताओ भैया। T/2 है? सही जा रहा हूं ना मैं? अच्छा अच्छा, तो फिर ये बता दो, यहां से यहां तक का टाइम, यानी यहां से यहां तक जो पहुंचा है, इतने में टाइम कितना लगेगा? T/, बता देगो
यस और नो? बोला भैया, सही बोल रहा हूं ना? कहा कह रहा हूं? सही तो ठीक है। ये छोटा सा टुकड़ा, बात हंसने वाली नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूं, तसल्ली से चल रहा हूं। एक एक स्टेप बताना। ये मोटा मोटा तो चूतियों समझ जाओ, आगे की बात कर रहा हूं। कितने गए ये टुकड़ा है? T/4 है। अब ये कितने गए वो? T/2 तो ये तुम्हें दिख रहा है। अगर ये जनते जन्नों को एक हो तो जी कितने गए जातो? अगर जनते जन्नों को x हो तो जी कितने गए जातो? 2x। समझ गए? अब बताओ, जे T/4 है तो जे 2T/4। आपने T/2 बोला, गलत नहीं है, पर मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं, उसको भी समझने की कोशिश करो। ये छोटा सा टुकड़ा T/4 है, तो ये टुकड़ा कितना हो गया? 2T/4। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 दूनी 4, कितना आ गया? T/2 आ गया। वही बोले भैया, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? T/4 क्लियर? ये पूरा कितना हो गया? 2T/4। अब बताओ जन्नों को कितने गए जाओ? 3T/4। देखो 4T/4, 4T/4 होते 4 फूट गई, टी आएगा जी? नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? बताओ जनते जन्नों को कितने को? 5T। अब समझ गए ना? क्लियर है? ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अब मेरी दूसरी बात सुनो। अगर यहां तक बात आपको समझ में आ रही है तो अगली बात पे आता हूं। तो समय किस हिसाब से रख रहा हूं, आपको बात समझ में आई? मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है? मैं एक चक्कर लगा रहा हूं। बताओ मेरा एक चक्कर पूरा हो गया कि नहीं हो गया? एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री के कोण से घूम गया? 360 डिग्री। सिर्री बता देगा तो बताओ, जहां मैं जनते शुरू बहु तो यहाँ 0 डिग्री कौन होगा? 360 कहां होगा? जंप है, क्योंकि जहां पे आगे एक चक्कर पूरा है वो 360 है। टोपा 360 2 पाई, पाई का मान 180 डिग्री होता है। बोला भैया, तो ये 0 है तो जाके कितने लिख दूं? टोपा तो ठीक है, 2 पाई समझ गए? अब अगर ये टोपा है तो जी को है, सुनो सुनो, ये 0 है, ये 2 पाई है, तो ये कितने गए? पाई। जे पाई/2। नहीं है मेरी बात समझ में? किस आधार पे लिख रहा हूं, बात समझ में आ रही है? बढ़िया आ रही है बात समझ में? आइयो देख कौन सा बताओ मुंह पे थे। अब आप देखिए, v बराबर v0 sin ओमेगा टी। यहाँ साइन है, साइन मैंने रटा दिया, साइन का कर्व ऐसा होता है। अब बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। साइन 0 0 यानी 0 डिग्री कहां पर है? यहाँ में 0, तो यहाँ पे विभव 0 है। 0 से 19 पहुंचे तो धीरे धीरे बढ़त जा रहा है, सीधो 1 पे पहुंच गो, यानी जनते बढ़ गए, यहाँ 1 पे आएगा। 90 डिग्री है तो पाई/2 90 होता है। बोलो भैया, 1 के बाद साइन 180 डिग्री कितना है? 0। कहा है जहां में 180? 0, ये कम होके 0। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? फिर साइन 270 -1 कहाँ आ गए भैया? यहाँ आ गए। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो -1। फिर साइन 360 0। अब समझ में आया ग्राफ ऐसा क्यों आया? हाँ, क्योंकि पहले 0 था, 0 से अधिकतम पे गया 1, फिर 1 से फिर 0 पे आ गया 0। समझ गए ना? 1 से 0 पे आ गया, फिर 0 से -1 तो ये -1, और फिर -1 से फिर 0 0। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। क्लियर है? तो ग्राफ ऐसा क्यों बना, ये बात आप सभी को समझ में आ गई है। क्लियर है? अच्छी बात है, ये भी बात आप समझ गए। अब मेरी अगली बात समझे। अधिकतम मान इसमें कहां है? ये है ना? ठीक है, हम बोलते हैं साइन थीटा का अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1। पर यहां पर गौर से देखिए, ये भी मान अधिकतम ही है और ये भी मान अधिकतम ही है। बस फर्क इस बात का, इसको आप मूल बिंदु बोलते हो, ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, यानी ये धनात्मक दिशा में अधिकतम मान है, ये ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ना लग रहा ये पहाड़ से है, पहाड़ का ऐसा नहीं लग रहा ये शिखर है। शिखर मतलब चोटी, उच्चतम बिंदु है ना? तो गौर से सुनिएगा। आप एक बात बताओ, यहां पर
ये 90 है, बोलो भैया सही बोल रहा हूं? कोण 90 हो गया, यानी ये 90 हो गया, साइन 91। तो विभव का अधिकतम मान कितना मिला? 1 का गुणा V0 से करोगे तो V0 मिलेगा, तो यानी ये विभव का अधिकतम मान है V0। इसे प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान कहते हैं। कौन सा मान कहते हैं? इसी तरीके से यहां पर कितनी वैल्यू है? -1 है, तो साइन थीटा की जगह -1 रखेंगे और माइनस का इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? -V0। ये भी प्रत्यावर्ती विभव का शिखर मान है, लेकिन कौन सी दिशा में? ऋणात्मक दिशा में। कहानी समझ में आ रही है? हैं? समझ गए? तो मैंने बहुत सारी चीजें एक साथ करा दी। सबसे पहले जो नोट दिया है आपको, क्लियर है? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हेतु ग्राफ, तो ग्राफ में ऐसा डिजाइन सो बनो होगा बस, और कछु ना ने। समझ में आया क्यों बनाए? सीन क्लियर है? उसके बाद मेरे ख्याल से प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल और आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? बताओ भैया, हेलो इधर। प्रत्यावर्ती धारा के आवर्तकाल से आप क्या समझते हो? तो प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का, इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा दूसरी परिभाषा बताओ। आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। समझ गए? वही पुरानी कहानी है। इसके बाद लग गया था आवृत्ति। एक प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, या फिर आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को 3 संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। F से भी करते हैं, N से भी करते हैं और न्यू से भी करते हैं। सब पढ़ा चुका हूं चैप्टर 4 में भी। यस और नो? बोले भैया पढ़ लो फटाफट प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल और आवृत्ति। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर है। आपको बता दूं, भारत में, इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है, और यूएसए में 100 हर्ट्ज है। ओटी वगैरह में पूछ लेता है भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, और यूएसए में कितनी है? 100 हर्ट्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने ये सब चीजें जो पढ़ ली हैं और प्रॉपर अगर आपको समझ में आ गई हैं तो गौर से देखो जरा। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव ग्राफ ऐसा होता है बॉस, यहां से शुरू हुआ, ये एक चक्कर हो गया, फिर ये दूसरा चक्कर, फिर ये तीसरा चक्कर, ऐसे बहुत सारे चक्कर बन सकते हैं। मैंने बोला भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितनी है? क्या है ये 50 हर्ट्ज? आवृत्ति। क्या है ये? आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। का मतलब क्या है? हाँ, 1 सेकंड में, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बोले भैया तो तुमने कही है, मैंने ना कहीं, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं यहां पर। मैंने जैसे ही पूछी आवृत्ति कितनी होती है, तुमने कही 50 हर्ट्ज। फिर मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो तुमने कही 1 सेकंड में सर 50 चक्कर। 1 सेकंड में 50 चक्कर। कितने चक्कर? 50 चक्कर। कितने सेकंड में? मतलब भाई साहब 1 सेकंड में 50 चक्कर। अब जो 50 चक्कर, चक्कर दिख रहे हैं ना, मैं तुम्हें कहता हूं, क्यों नहीं दिख रहे? कितने चक्कर? और ऐसे 1 सेकंड में जी क्या वेल लगाओ, 1 सेकंड में ऐसे 50वें चक्कर लगाओ, जहां में कितने दिख रहे टोटल? 50 वेर करेगा। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में 50 चक्कर। जन्नो सीन क्लियर है? अब और डिटेल में चल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 50 चक्कर 1 सेकंड में। मैं फिलहाल 1 चक्कर की बात कर रहा हूं, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना और सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? पहला चक्कर जानते शुरू हुआ है, यहां पे धारा कितने गए? 0। यहां पे धारा 0, तो लट्टू मिल के हो कि नहीं मिल के हो? नहीं मिल के हो। यहां पे आके धारा अधिकतम है गई, मिल के हो नहीं मिल के हो? हाँ, कब मिल के हो कब नहीं मिल के हो जब आते हम बाद में करेंगे। अब दोबारा सुनो, यहां से शुरू हुए, 1 चक्कर खत्म कहां हो? झंपे या झंपे है? कहां खत्म होगा 1 चक्कर?
नीचे खत्म होगा, क्योंकि ऊपर ते तो दूसरा चक्का चालू है जागो नहीं है जागो ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं यहां पर केवल एक चक्कर की बात कर रहा हूं, एक चक्कर, ठीक है जी, एक चक्कर। लट्टू बुझो भवे या मिलक गो, क्योंकि यहां धारा शून्य, यहां पे अधिकतम हो गई। रुको, यहां पर क्या है, ऑन है या ऑफ है, यहां पर ऑफ यानी बंद है, यहां पे मिलक गो या है ऑन है, ऑफ ऑन समझते हो ना, शाबाश। उसके बाद जनते फिर जाएगो ऑफ है गो, और फिर जनते जाएगो ऑन है गो। बोले भैया, अब अगर झंपे जाऊंगो जावाए पे तो यहां थे तो दूसरे चक्कर की शुरुआत वही तो चाहे तो अपन ने लेना है। अब आप बताओ, एक चक्कर में लट्टू के वे जली हो, 2 वे जल गो और के वेर बुझ गो। एक चक्कर में 2 वे जलो और 2 वेर बुझो तो 50 चक्कर में, 50 चक्कर में 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। और ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम में हो रहा है, 1 सेकंड में। नहीं है ये बात समझ में? हमारे घरों में जो धारा बहती है वो प्रत्यावर्ती धारा बहती है, और भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये जो लाइट आ रही है ना यहाँ पर, ये लाइटें जो हैं वो 1 सेकंड में 100 बार जल रही हैं और 100 बार बुझ रही हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण हम लोग इस बात को जज नहीं कर पाते। क्लियर है? ये लाइट आप लोग जो इस हॉल में देख रहे हैं जो जल रही है वो एसी प्रत्यावर्ती धारा है। ये धारा 1 सेकंड में, ये जो लट्टू है, ये ट्यूबलाइट जो है वो 1 सेकंड में 100 बार जल रही है और 100 बार बुझ रही है। क्लियर है? कितनी बार जल रही है? 100 बार जल रही है, 100 बार बुझ रही है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। क्लियर है? तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण हम लोग इस बात को जज नहीं कर पाते और हमें ये लगातार जलती हुई महसूस होती है। कहानी समझ में आ रही है? दृष्टि निर्बंधता समझे? इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज आपकी आंखों के सामने आई है ना, पहले मानव नेत्र आप लोगों के सिलेबस में था आगे के चैप्टरों में, पर अब नहीं है तो बता रहा हूं, सुन लें। कोई भी वस्तु आपकी आंखों के सामने आई, आपको दिखाई देती है, लेकिन जब वो वस्तु आपकी आंखों के सामने से हटती है, वो हट जाती है, तो आंखों में उसका जो इमेज बना है ना वो एकदम से नहीं हटता, उसे आपकी आंखों से हटने में 1/16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1/16 सेकंड का समय लगता है। कोई भी वस्तु अगर आपकी आंखों के सामने से हट जाए तो वो आंखों में से तुरंत नहीं हटेगी, उसे हटने में टाइम लगेगा और वो टाइम होता है 1/16 सेकंड। क्लियर? पर अपन अभी इन सब बातों में नहीं पड़ेंगे। फिलहाल आपको मेरी बात समझ में आई? 1 सेकंड में लट्टू कितनी बार जल रहा है? 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है। लाइट जल रही थी, इससे पहले कि वो बुझ पाती तब तक तो लाइट दोबारा आ गई, इस वजह से वो हमें लगातार जलती हुई महसूस होती है। आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? नोट होगा, देखो वहीं कहीं, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यूएसए में 100 हर्ट्ज है, मिला? और ये जो मैंने बोला है 100 बार जल रही है, 100 बार बुझ रही है, ये भी नोट होगा कहीं ना कहीं। देखो पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 3 पे, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तो पेज नंबर 3 पे देखो कहीं, मिला है? पढ़ो फटाफट उसे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर है। चलो बताना जरा, आज तुम्हें मैंने 5 रुपये दे दे और कल छुड़ा ले, क्या रुपये रहे? एक नहीं, 0 ना बोल सका, 0 है ना? काय 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 ये प्रत्यावर्ती धारा बह रही है जी, जाको एक चक्कर है, आधे चक्कर में धनात्मक, आधे चक्कर में ऋणात्मक, तो पूरे 1 चक्कर में धारा का औसत मान कितना हो गया? 0। विभव का औसत मान कितना हो गया? 0। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? कोई पूछे प्रत्यावर्ती धारा का 1 चक्कर में औसत मान कितना होता है? 0। क्लियर? ऐसे प्रत्यावर्ती विभव का 1 चक्कर में औसत मान कितना होता है? 0। क्लियर है? कोई अब 0 क्यों होता है उसका भी कारण बताता हूं आपको, गौर से देखिएगा सब लोग, है ना? इधर आ जाओ। ये धनात्मक अर्धचक्र है, बोलो, और ये क्या है?
सबसे पहले मैं धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहा हूं, धनात्मक चक्र की, ठीक है। धनात्मक अर्धचक्र में धारा का जो औसत मान होता है वो होता है 2I0 अपॉन पाई। विभव का जो औसत मान होता है वो होता है 2V0 अपॉन पाई। कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो ये सूत्र आपको काम आएंगे। ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान होता है माइनस का 2I0 अपॉन पाई, और विभव का ऋणात्मक अर्धचक्र में जो मान होता है माइनस का 2V0 अपॉन पाई। अब ये धनात्मक अर्धचक्र में ये हो गया, ऋणात्मक अर्धचक्र में ये हो गया। पूरे चक्र में, पूरे एक चक्र में कितना हो जाएगा, तो ये दो जुड़ जाएंगे, 2I0 अपॉन पाई माइनस के 2I0 अपॉन पाई, तो कितना हो गया, तो औसत मान 0, विभव का औसत मान। कहानी समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। चूंकि प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती विभव का एक चक्कर में औसत मान 0 होता है, यही कारण है कि प्रत्यावर्ती धाराएं जो होती हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। क्लियर है, क्योंकि आधे चक्कर में धारा एक दिशा में तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, बाकी के आधे चक्कर में धारा विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो धारा के रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करती। धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़े थे, जब किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह दो अवयवी आयनों में टूट जाता है। जैसे HCl है तो HCl धारा प्रवाहित करेंगे तो वो दो आयनों में टूट जाएगा, H आयन और Cl आयन। यस और नो, है ना। तो क्या हुआ, प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो रहा है, आधे चक्कर में एक दिशा में, बाकी के आधे चक्कर में विपरीत दिशा में, तो आधे चक्कर में टूट गई, बाकी के आधे में जुड़ गई। नहीं, यही बात समझ में, कहानी समझ में आ रही है। इसीलिए हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, वो धारा के रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। प्रत्यावर्ती धारा केवल धारा के ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है। यानी इस धारा की ये विशेषता है कि जब किसी चालक में से बहेगी तो उसको गर्म कर देगी। समझ में आ रही है बात। फिर से बोल रहा हूं, प्रत्यावर्ती धारा धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, धारा के रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, ये केवल और केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। समझ में आ रही है बात। अपन ने सेल पढ़े थे, विभिन्न विद्युत अपघट्यों में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने दो अवयवी आयनों में टूट जाता है। वहां धारा तो लिखी थी, तो सोचो वो कौन सी धारा होती होगी, दिष्ट धारा। वो प्रत्यावर्ती धारा नहीं होती, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा से तो ये विद्युत अपघटन की क्रिया होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव दर्शाती है, ऊष्मीय प्रभाव। कौन से प्रभाव नहीं दर्शाती, हाँ, रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती और चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाती। और दुष्ट धारा तो वो तो दुष्ट धारा है, वो हर एक प्रभाव दर्शाती है, चाहे चुंबकीय प्रभाव हो, चाहे रासायनिक प्रभाव हो, चाहे ऊष्मीय प्रभाव हो। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। पढ़ लो, पहले ये वाला नोट पढ़ लो फटाफट, और ये भी नोटों में लिखा होगा शायद कहीं, देखो जरा, पेज नंबर 5 पे लिखा है। इसके बाद एक नोट और कर लो, पेज नंबर 3 पे ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। सुन लो इसको पहले इधर, IRMS, रमेश बोलते हैं हम इसे, I रमेश बराबर I0/√2। ऐसे ही विभव को भी ऐसे ही बोल देते हैं, VRMS बराबर V0/√2। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। हिंदी में ऐसे बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग यानी कि स्क्वायर, माध्य यानी मीन, मूल यानी रूट, स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, IRMS को क्या बोलेंगे, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। VRMS को क्या बोलेंगे, विभव का वर्ग माध्य मूल मान। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था I0 को क्या बोलते हैं, धारा का शिखर मान। V0 को क्या बोलेंगे। क्या मैं इस सूत्र को ऐसे नहीं लिख सकता, IRMS बराबर 1/√2 इंटू I0, गुणा कर दूंगा तो बात तो यही आ जाएगी। VRMS बराबर 1/√2 इंटू V0। बोलो भैया, कोई पूछे धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान
उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। क्लियर है? IRMS बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो IRMS बराबर I0/√2। इसको सिद्ध भी करेंगे कि ये आया कैसे है। क्लियर है? घबराना नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लिखा है। क्लियर? IRMS बराबर I0/√2। कुछ लोग इस सूत्र को ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे ये लिखा है ना, तो यहाँ 0.707 V0 ऐसे भी लिखा जा सकता है इस सूत्र को। इसको क्या लिखेंगे? 0.707 I0। कैसे आया ये भी आपको बता दूं। इधर देखो, इधर आ जाओ साइड में। IRMS बराबर I0/√2। अब √2 है, इसका परमेयीकरण कर रहा हूं। परमेयीकरण करने के लिए क्या करूं? √2 का गुणा √2 का भाग। बोलो भैया, चलो आ जाओ आगे। IRMS बराबर I0, √2 का मान होता है 1.414। बोलो भैया, बटे √2 इंटू √2, 2, 2 एकम 2, ये काटा, दशमलव है तो दशमलव, 2 सत्ते 14, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी बिंदी, फिर 2 सत्ते 14 आ गया 0.707 I0। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, केवल सूत्र याद होने चाहिए। टन IRMS बराबर I0/√2, VRMS बराबर V0/√2। किसी ने पूछ लिया 1 नंबर की परिभाषा में धारा के वर्गमाध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं, तो धारा का वर्गमाध्य मूल मान उसके शिखर मान का 1/√2 गुना होता है। पढ़ लो परिभाषा, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलेंगे। जय हिंद।